हे फ्रेंड्स, मैं हूं आशुतोष चांद। मैं आपको सिखाता हूं साइंस एक्सपेरिमेंट और डेली डिवाइसेस को रिपेयर करना, जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। हम आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई वीडियोस हमारे चैनल क्रिएटिव साइंस वर्कशॉप में प्रोवाइड कराते हैं। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं पावर सप्लाई को। जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। पावर सप्लाई हमारी डीसी टू डीसी पावर सप्लाई होती है और एसी टू डीसी पावर सप्लाई होती है। तो आज हम लोग एसी टू डीसी पावर सप्लाई को एक्सप्लेन करेंगे फुल्ली, स्टेप बाय स्टेप, और उनके सारे पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे हम लोग सेफ्टी पार्ट को। तो आप स्क्रीन पे एक फोटो देख रहे हैं जहाँ पर मैंने सेफ्टी पार्ट को दिखाया हुआ है। सेफ्टी पार्ट में होता क्या है? सेफ्टी पार्ट में फ्यूज का यूज होता है और इंटरफेस कैपेसिटर लगाए जाते हैं और कॉमन मोड कॉइल का यूज किया जाता है। होता क्या है इसका वर्क? जैसे ही कभी सर्ज या हाई वोल्टेज आ जाता है या आवश्यकता से अधिक वोल्टेज सप्लाई हमारे सर्किट में चलने लगती है, तो हमारा फ्यूज जो होता है वो खराब हो जाता है और आगे के पार्ट में खराबी आने से रोकता है। इंटरफेस कैपेसिटर क्या होता है? जब कभी सर्ज आ जाती है, सर्ज का आप मतलब समझते ही होंगे, हाई वोल्टेज होता है। 10 नैनो सेकंड के लिए अचानक से 2000 मिली वोल्ट या 2000 या 10,000 किलो वोल्ट का सप्लाई अचानक से आ जाता है, तो हमारा ये इंटरफेस कैपेसिटर खराब हो जाता है। बाय द वे, अगर हमारे डायोड ब्रिज में कोई दिक्कत आती है तो हमारा कॉमन मोड कॉइल जो होती है वो खराब होती है। तो इस तरह से जो हमारा सेफ्टी पार्ट जो होता है वो अपनी भूमिका को निभाता है। और हमारा बारी आती है दूसरे पार्ट की, जिसमें होता है रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर का जो यूज होता है वो चार डायोड को यूज करके एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। जहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है जिसको बोलते हैं पावर कैपेसिटर। उसके बाद सप्लाई में फिल्ट्रेशन के लिए लगाया जाता है चोक कॉइल को। तो हमारा अगला पार्ट जो था रेक्टिफायर एक्सप्लेन हो जाता है। अब बारी आती है स्विचिंग पार्ट की। स्विचिंग पार्ट में क्या होता है? हम लोग एक आईसी का यूज करते हैं, जो आईसी पे इनबिल्ट पावर मॉसफेट यूज किया गया होता है। और पावर सप्लाई में मेन जो वर्क होता है वो आईसी का होता है। आईसी के अंदर जो पावर मॉसफेट लगा होता है उसको चलाने के लिए हमें फीडबैक की आवश्यकता होती है। जो फीडबैक हमारा सेकेंडरी कॉइल के आगे लगे हुए पार्ट, जो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर होता है, वहाँ से इसको सप्लाई आती है। जब जब सप्लाई वहाँ से आती है, इसको नोटिफिकेशन मिलता है और ये एक्टिवेट हो जाता है। तो जो आईसी होता है, 90% केसेस में हमारा पावर सप्लाई में आईसी खराब नहीं होता है। उसके जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स लगे होते हैं, जैसे रिकवरी डायोड हो गया, रेजिस्टेंस हो गया और कैपेसिटर हो गया, जो सपोर्ट करते हैं आईसी को चलने में। तो आईसी की जो स्विचिंग होती है वो इनकी हेल्प से होती है। और सबसे मेन चीज़ होता है फीडबैक। जो फीडबैक होता है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, फीडबैक हमारा सेकेंडरी कॉइल के जो फिल्ट्रेशन के बाद जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है, वहाँ से इसको फीडबैक आता है और हमारा स्विचिंग पार्ट जो होता है पावर सप्लाई का, वो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होता है। उसी के हिसाब से हमारा वोल्टेज जो होता है वो इस पर कंट्रोल किया जाता है आईसी की हेल्प से। और दूसरी बात, यहाँ पर मॉसफेट क्यों लगाया जाता है? मॉसफेट लगाने की मेन जो वजह है वो ये है कि हमारा जो एसी करंट था वो रेक्टिफायर की हेल्प से डीसी बन चुका है। और डीसी करंट को अगर हम पावर, हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पर सप्लाई देंगे, तो हमारा ट्रांसफार्मर एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर की जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं उसको एसी करंट ही चाहिए होता है एक्टिवेट होने के लिए। तो उसे स्विचिंग की हेल्प से हम लोग करंट देते हैं। और स्विचिंग करता कौन है? हमारी जो यहाँ पर आईसी यूज होती है, जिसको बोलते हैं स्विचिंग आईसी, और उस पर लगा होता है एक पावर मॉसफेट। उसकी हेल्प से हम इस ट्रांसफार्मर को एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल में से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है हमारा। तो यहाँ पर वोल्टेज 220 वोल्ट एसी को ये 12 वोल्ट 24 वोल्ट डीसी पे एसी पे ही आउटपुट देगा। उस एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमारा अगला पार्ट शुरू होता है फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर डायोड बीच का यूज करके हम लोग एसी 12 वोल्ट 24 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है? जो हमारे डायोड होते हैं उनका जो फॉरवर्डिंग करंट जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है। जो हमारा नॉर्मल डायोड होते हैं उन पर 0.7 वोल्ट से लेकर के 0.9 वोल्ट तक वोल्टेज ड्रॉप होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर शॉर्टकी डायोड का यूज करें तो ये वोल्टेज ड्रॉपिंग हमारी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, जिसकी शॉर्टकी डायोड की जो वोल्टेज ड्रॉपिंग है 0.7 वोल्ट से लेकर के 0.5 वोल्ट समथिंग होती है। हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। डायोड
ब्रिज का जो हमारा पार्ट था फुल वेव रेक्टिफायर, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारी सप्लाई बढ़ती है आगे, वहाँ पर उसका होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं 2 पावर कैपेसिटर, और जिनका C1 और C2 करके हम लोग दर्शाते हैं, और एक आयरन कोर चोक। हम इसको कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर जो फिल्टर यूज किया गया है वो हमारा पाई कैपेसिटर यूज किया जाता है, सॉरी पाई फिल्टर का यूज किया गया है। उसके बाद हमारा करंट फिल्टर हो चुका होता है। फिल्टर होने के बाद में हमें इस वोल्टेज को रेगुलेट करना होता है, क्योंकि जो हमारा करंट है वो प्रॉपरली रेगुलेट नहीं हो रहा होता है। और करंट को रेगुलेट करने के लिए, वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए हम लोग एक रेजिस्टेंस, जेनर डायोड, वोल्टेज कंट्रोलर आईसीज, जैसे मान लो कि हमें यहाँ पर 17 LM317 का यूज भी कर सकते हैं, वो हमारी वोल्टेज रेगुलेटर के लिए यूज होती है। कहीं कहीं पर दूसरी तरह की आईसीज यूज की जाती हैं, और कभी कभी इसका यूज हम लोग जेनर डायोड से ही ले लेते हैं। तो जेनर डायोड को VZ करके दर्शाया जाता है, और VZ में जो Z लगा होता है हमारा, वो वोल्टेज होता है। जैसे हमें 6 वोल्ट की सप्लाई चाहिए तो हम वहाँ पर V8 जेनर डायोड का यूज करेंगे। इस तरह से हमारी जो एक ट्रांजिस्टर या जेनर डायोड कहें लगा होता है, वो फीडबैक देता है। फीडबैक के लिए जो जेनर डायोड या ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं वो फीडबैक देते हैं स्विचिंग पार्ट आईसी को जा करके। यहाँ से सीधे ट्रांजिस्टर में से आउटपुट निकला, और ये फीडबैक ऑप्टोकपलर की हेल्प से ये हमारा फीडबैक जाएगा आईसी पे। और ये हमारा जो दोनों पार्ट होते हैं, ये हमारे पार्ट दोनों आइसोलेटेड हैं। इस पार्ट पे हमारा जो करंट है वो आइसोलेटेड करंट नहीं है, जबकि हमारा ऑप्टोकपलर जुड़ा हुआ है, फिर भी हमारा ये जो पार्ट है ये हमारा आइसोलेटेड पार्ट है। आइसोलेटेड पार्ट से मेरा आशय क्या है कि जहाँ पर हमारा पार्ट आइसोलेटेड है वहाँ पर हमें शॉक नहीं लगेगा, कैसे भी हम लोग उसको छूते रहें। तो यहाँ पर हमें एक और चीज़ यूज करनी होती है जिसको बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर। तो हमारा डीसी पार्ट और एसी पार्ट को ये एक कैपेसिटर जो होता है वो जोड़ करके रखता है, जिसको बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर। अब हमारा जो वोल्टेज है वो रेगुलेट हो चुका है। अब उस रेगुलेट वोल्टेज को हमें अलग अलग पार्ट को, हमारा जो जिस डिवाइस को चलाना है वहाँ पर अलग अलग पावर सप्लाईज की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें वोल्टेज डिवाइडेशन का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। जिस पार्ट या कहें कि कंपोनेंट को जितने पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, जितने वोल्टेज की ज़रूरत होती है, वो हमारा काम करता है वोल्टेज डिवाइडेशन से। वोल्टेज डिवाइडेशन के लिए एम्पियर के आधार पर और डायोड के आधार पर कैपेसिटर को लगा करके या रेजिस्टेंस को लगा करके हम लोग उस वोल्टेज को रेगुलेट करने के बाद डिवाइड किया जाता है। डिवाइड करने के बाद हमारा वोल्टेज जो होता है इस तरह से डिवाइड होता है। सपोजली 1.3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, और हमारा ग्राउंड को हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ग्राउंड जो वायर होता है उसी वायर पर हमारा बाईपास कैपेसिटर जो होता है वो लगाया जाता है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको सारी जानकारियाँ इस वीडियो में दे दी हैं। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर भी अपने जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। वहाँ पर हमारा पेज जो है उसका नाम है क्रिएटिव साइंस वर्कशॉप, वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था पावर सप्लाई का वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई और रेगुलेटेड पावर सप्लाई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।